नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया असल में चलती कैसे है? क्या अच्छाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है या फिर सत्ता और सफलता के खेल के नियम कुछ और ही हैं? कुछ ऐसे नियम जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ लोग हमेशा आपसे आगे निकल जाते हैं, जैसे कि वे कोई ऐसा राज जानते हैं जो आपसे छिपाया गया है। आज हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं जो हकीकत और आदर्श के बीच पड़ीडिया हुआ है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक, सबसे विवादास्पद और सबसे सच्ची किताब माना जाता है। एक ऐसी किताब जिसे कई राजाओं और तानाशाहों ने अपनी तकिया के नीचे रखा और जिसे कई धर्माचार्यों ने जलाने का हुक्म दिया। हम बात कर रहे हैं इटली के महान विचारक और रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली की कालजयी रचना द प्रिंस की। ये कोई फिलॉसफी की भारी भरकम किताब नहीं है, बल्कि ये सत्ता के गलियारों से निकली एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि शक्ति असल में कैसे काम करती है। इस ऑडियो बुक में हम मैकियावेली के साथ उस दुनिया को देखेंगे जहां नैतिकता एक कमजोरी है और परिणाम ही सब कुछ है। हम जानेंगे कि एक शासक के लिए प्यार किए जाने से ज्यादा डरे जाना क्यों बेहतर है। हम सीखेंगे कि कब शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए और कब लोमड़ी की तरह चालाक। हम समझेंगे कि इंसान का असली स्वभाव क्या है और कैसे उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके शक्ति हासिल की जा सकती है। ये बातें आपको चौंका सकती हैं, आपको असहज कर सकती हैं और शायद आपको गुस्सा भी दिला सकती हैं। लेकिन ये वादा है कि इस सफर के अंत में आप दुनिया को, लोगों को और राजनीति को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे आप पहले देखते थे। ये आपको वो चश्मा देगी जिससे आप सत्ता के खेल के हर मोहरे को साफ साफ देख सकेंगे। क्या आप तैयार हैं राजनीति और इंसानी स्वभाव के इस सबसे गहरे और सबसे अंधेरे समंदर में उतरने के लिए, जहां हर नियम को तोड़ा जाता है और हर सच को चुनौती दी जाती है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1। मैकियावेली कौन था? वो राजकुमार जिसे कभी राजगद्दी नहीं मिली। दोस्तों, इससे पहले कि हम द प्रिंस के खतरनाक और गहरे पानी में उतरें, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इंसान कौन था जिसने इस किताब को लिखा। वो कौन था जिसने राजनीति के बारे में इतना कड़ीडीडेहावा और इतना सच्चा लिखने की हिम्मत की? उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। वो कोई राजा या राजकुमार नहीं था, बल्कि एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सत्ता के खेल को बहुत करीब से देखा था और अंत में उसी खेल ने उसे बर्बाद करके फेंक दिया था। उसकी कहानी समझे बिना हम द प्रिंस के असली दर्द और उसकी असली सच्चाई को नहीं समझ सकते। मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, जो उस समय कला, संस्कृति और राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इटली उस वक्त एक देश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था जो आपस में लगातार लड़ते रहते थे। फ्रांस, स्पेन और पवित्र रोमन साम्राज्य जैसी बद्धी ताकतें इटली को अपनी जागीर समझती थीं और यहाँ के शासक किसी भी पल बदल दिए जाते थे। मैकियावेली ने इसी उथल पुथल भरे माहौल में अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि कैसे एक दिन जो राजा होता था वो अगले दिन भिखारी बन जाता था। उसने देखा कि कैसे दोस्त दुश्मन बन जाते थे और कैसे वादों और संधियों को कागज की तरह फाड़ डाकर फेंक दिया जाता था। इस माहौल ने उसे एक बात बहुत अच्छे से सिखा दी। दुनिया आदर्शों पर नहीं, बल्कि क्रूर हकीकत पर चलती है। एक नौजवान के तौर पर मैकियावेली बहुत प्रतिभाशाली था और उसे फ्लोरेंस गणराज्य में एक बड़ी सरकारी नौकरी मिली। वो एक डिप्लोमेट यानी एक राजनयिक बना। उसका काम था दूसरे राज्यों और बड़े देशों के दरबारों में जाना, वहां के शासकों से बात करना और फ्लोरेंस के हितों की रक्षा करना। इस काम ने उसे सत्ता के केंद्र में पहुंचा दिया। उसने राजाओं, पोपों और सेनापतियों को बहुत करीब से देखा। उसने देखा कि वे बंद दरवाजों के पीछे कैसे फैसले लेते हैं। उसने देखा कि वे जनता के सामने कितने गुणी और दयालु होने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे कितने निर्दयी और धोखेबाज होते हैं। इन्हीं अनुभवों ने उसकी डायरी को उन सच्चाइयों से भर दिया जो किसी किताब में नहीं लिखी थी। उसने सीखा कि राजनीति में सफलता के लिए सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बुरा बनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। उसने जिस एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा करीब से देखा और जिससे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, वो था सेजारे बोर्जिया। सेजारे उस समय के पोप का बेटा था, एक बेहद क्रूर, चालाक और महत्वाकांक्षी इंसान जो इटली के एक बड़े हिस्से को जीतकर अपना राज्य बनाना चाहता था। मैकियावेली ने देखा कि कैसे सेजारे ने धोखे और क्रूरता का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को खत्म किया और एक बिखरे हुए इलाके में शांति और व्यवस्था कायम की। सेजारे मैकियावेली के लिए एक आदर्श राजकुमार बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें वो सारी खूबियां थीं जो एक सफल शासक में होनी चाहिए। लेकिन फिर किस्मत ने पलटी खाई। सेजारे का पिता यानी पोप मर गया
और शहजादे की सारी शक्ति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस घटना ने मैकियावेली को एक और बड़ा सबक सिखाया कि सिर्फ काबिलियत ही काफी नहीं है, किस्मत भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। 1512 में फ्लोरेंस की सरकार बदल गई और शक्तिशाली मेडिसी परिवार वापस सत्ता में आ गया। मैकियावेली को, जो पुरानी सरकार का हिस्सा था, उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। उस पर साजिश का इल्जाम लगाया गया, उसे जेल में डाला गया और भयानक यातनाएं दी गईं। जब वो जेल से छूटा तो वो एक टूटा हुआ और बर्बाद इंसान था। उसे शहर से निकालकर एक छोटे से गांव में भेज दिया गया। यहीं पर अपनी बेबसी और अकेलेपन में उसने वो किताब लिखी जिसने उसे अमर बना दिया, दी प्रिंस। ये किताब असल में मेडिसी परिवार के नए शासक लोरेंजो डी मेडिसी को संबोधित एक लंबी चिट्ठी थी। ये मैकियावेली की एक हताश कोशिश थी ये साबित करने की कि वो कितना काबिल है और उसे राजनीति का कितना गहरा ज्ञान है, ताकि उसे वापस कोई नौकरी मिल सके। वो उस राजकुमार को सिखाना चाहता था कि सत्ता कैसे काम करती है, लेकिन विडंबना देखिए, वो खुद सत्ता से कोसों दूर था। वो एक ऐसा डॉक्टर था जो दूसरों को तो ठीक कर सकता था, पर खुद अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। तो जब आप इस किताब को पढ़ें तो याद रखें कि ये किसी महल में बैठकर नहीं, बल्कि एक निर्वासित और अपमानित व्यक्ति की कलम से लिखी गई है। यही दर्द इस किताब को इतनी ज्यादा ताकत और सच्चाई देता है। लेकिन इस किताब का सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी विचार क्या था? मैकियावेली ने उस एक नियम को कैसे तोड़ा जिसे सदियों से सारे दार्शनिक मानते आ रहे थे। इस पहले धमाके को समझने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 2, हकीकत की जमीन, आदर्शों के आसमान से नीचे उतरो। पिछले अध्याय में हमने मैकियावेली के दर्द भरे जीवन को जाना और समझा कि द प्रिंस किन हालातों में लिखी गई थी। अब हम इस किताब के पन्नों में उतरते हैं और उसके सबसे पहले और सबसे क्रांतिकारी विचार का सामना करते हैं। ये वो विचार है जो मैकियावेली को प्लेटो, अरस्तु और उस समय के सभी ईसाई विचारकों से अलग खड़ी अच्छा कर देता है। ये एक ऐसा विचार है जो राजनीति को धर्म और नैतिकता के आसमान से खींचकर क्रूर हकीकत की जमीन पर पटक देता है। मैकियावेली कहते हैं कि एक सफल शासक बनने के लिए आपको दुनिया को वैसा नहीं देखना चाहिए जैसी वो होनी चाहिए, बल्कि वैसा देखना चाहिए जैसी वो है। ये बात सुनने में बहुत सीधी सादी लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। मैकियावेली से पहले जितने भी महान दार्शनिक हुए थे, उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में एक ऐसे राज्य की बात की थी जहां दार्शनिक राजा शासन करते हैं और हर कोई न्याय और सद्गुण के साथ रहता है। ईसाई विचारक सिखाते थे कि एक राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि होना चाहिए, उसे दयालु, ईमानदार और प्रजा से प्यार करने वाला होना चाहिए। ये सब बहुत अच्छी और सुकून देने वाली बातें थीं, लेकिन मैकियावेली ने अपनी जिंदगी में देखा था कि असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। उसने देखा था कि जो राजा ज्यादा दयालु और ईमानदार बनने की कोशिश करता था, वो सबसे पहले मारा जाता था या अपनी गद्दी खो देता था, और जो शासक क्रूर और धोखेबाज थे, वे अक्सर ज्यादा सफल होते थे। मैकियावेली कहते हैं कि एक राजकुमार जो हमेशा अच्छा बने रहने की कोशिश करता है, वो उन अनगिनत लोगों के बीच जरूर बर्बाद हो जाएगा जो अच्छे नहीं हैं। इसीलिए एक शासक को यह सीखना होगा कि जरूरत पड़ने पर वो कैसे अच्छा न रहे। उसे ये समझना होगा कि राजनीति का मकसद लोगों को नैतिक रूप से बेहतर बनाना या उन्हें स्वर्ग भेजना नहीं है। राजनीति का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, राज्य की सुरक्षा और स्थिरता। और इस मकसद को हासिल करने के लिए अगर एक शासक को कोई ऐसा काम करना पड़े जो पारंपरिक नैतिकता की नजर में बुरा हो, तो उसे वो काम करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। यहीं पर वो प्रसिद्ध, हालांकि अक्सर गलत समझा जाने वाला सिद्धांत आता है कि अंत ही साधन को उचित ठहराता है। मैकियावेली ये नहीं कह रहे कि आपको हमेशा बुरे काम करने चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपका अंतिम लक्ष्य यानी राज्य को बचाना इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसे हासिल करने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये मायने नहीं रखता। इस यथार्थवादी नजरिए को समझाने के लिए मैकियावेली हमें इंसानी स्वभाव का एक बहुत ही कड़वा और असुविधाजनक सच बताते हैं, और यही सच उनके सारे उपदेशों का आधार है। वो कहते हैं कि हमें इंसानों के बारे में कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। इंसान असल में कैसा होता है? वो कहता है कि आमतौर पर इंसान कृतज्ञ, चंचल, झूठे, डरपोक और लालची होते हैं। जब तक आप उनका भला करते हैं, जब तक आपसे उन्हें फायदा होता है, तब तक वे आपके हैं। वे आपके लिए अपनी जान देने की कस्में खाएंगे। लेकिन जैसे ही आप पर कोई मुसीबत आती है या आपसे उनका फायदा खत्म हो जाता है, वे आपको धोखा देने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। ये एक बहुत ही निराशावादी तस्वीर है, लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि एक शासक को अपनी नीतियां इसी कड़ी सच पर बनानी चाहिए, न कि इस मीठे झूठ पर
कि इंसान स्वभाव से अच्छा होता है। तो मैकियावेली का पहला सबक साफ है, आदर्शों के गुलाबी चश्मे को उतार फेंको। दुनिया को उसकी पूरी कुरूपता और क्रूरता के साथ देखो। समझो कि शक्ति का खेल भावनाओं पर नहीं, बल्कि स्वार्थ और डर पर चलता है। अगर आप हमेशा नैतिकता की पतली पगडंडी पर चलने की कोशिश करेंगे, तो आप राजनीति के इस राजमार्ग पर कुचल दिए जाएंगे। आपको एक यथार्थवादी बनना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया एक जंगल है और यहां जिंदा रहने के लिए आपको जंगल के नियम सीखने होंगे। ये वो नियम है जिस पर मैकियावेली अपनी पूरी इमारत खड़ी करेंगे। ये वो लेंस है जिससे वो हमें सत्ता के हर पहलू को दिखाएंगे। लेकिन इंसानी स्वभाव के बारे में ये कड़वी सच्चाई हमें एक बहुत बद्धे सवाल की ओर ले जाती है। अगर इंसान इतने ही मतलबी और धोखेबाज हैं, तो एक शासक को उन पर नियंत्रण कैसे रखना चाहिए? उसे लोगों से प्यार करवाना चाहिए या उनसे डर पैदा करना चाहिए? ये राजनीति का शायद सबसे बड़ा और सबसे पुराना सवाल है। और मैकियावेली इसका जो जवाब देते हैं, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक और चौंकाने वाला है। इस महान सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 3, इंसान का असली चेहरा। क्या हम स्वभाव से स्वार्थी हैं? पिछले अध्याय में हमने मैकियावेली के यथार्थवादी दर्शन की नींव को समझा। हमने जाना कि कैसे वो हमें आदर्शों के आसमान से उतारकर हकीकत की कठोर जमीन पर लाते हैं। और इस हकीकत की जमीन का सबसे जरूरी हिस्सा है इंसानी स्वभाव की सही समझ। मैकियावेली का पूरा दर्शन इसी एक विचार पर टिका है कि इंसान स्वभाव से अच्छा नहीं, बल्कि स्वार्थी और अविश्वसनीय है। आज हम इसी विचार की गहराइयों में उतरेंगे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मैकियावेली इंसानों के बारे में ऐसा क्यों सोचते थे, तब तक हम उनके बाकी के क्रूर लगने वाले उपदेशों को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैकियावेली हमें बताते हैं कि एक शासक को अपने लोगों के बारे में कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। वो कहते हैं, इंसानों के बारे में ये बात आम तौर पर कही जा सकती है कि वे चंचल, झूठे, डरपोक और लालची होते हैं। ये बहुत ही कठोर शब्द हैं, लेकिन चलिए इन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। चंचल यानी फिकल, इसका मतलब है कि इंसान की वफादारी हमेशा बदलती रहती है। आज जो आपके साथ है, कल वो आपके दुश्मन के साथ हो सकता है, अगर उसे वहां ज्यादा फायदा दिखे। उनकी दोस्ती और दुश्मनी सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि स्वार्थ पर टिकी होती है। झूठे यानी डिसेप्टिव, इंसान अपनी असली मंशा को छिपाने में माहिर होता है। वो आपके मुंह पर आपकी तारीफ करेगा, लेकिन उसके दिल में आपके लिए नफरत हो सकती है। वो वादे करेगा, लेकिन उन्हें तोड़ ढने में एक पल भी नहीं सोचेगा अगर उससे उसका काम बनता हो। डरपोक यानी कावर्डली, मैकियावेली का मानना था कि ज्यादातर इंसान खतरों से डरते हैं और हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। वे किसी महान उद्देश्य के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे जब तक कि उन्हें मजबूर न किया जाए। वे हमेशा उस पक्ष में रहना पसंद करते हैं जो जीत रहा हो। और सबसे महत्वपूर्ण, लालची यानी ग्रीडी फॉर प्रॉफिट। इंसान का हर काम कहीं ना कहीं उसके अपने फायदे से जुदा होता है। वो हमेशा ये हिसाब लगाता रहता है कि किस काम में उसे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, चाहे वो धन का हो, पद का हो या सुरक्षा का। मैकियावेली एक बहुत ही चुभने वाली बात कहते हैं, इंसान अपने पिता के हत्यारे को ज्यादा आसानी से माफ कर सकता है, बजाय उस व्यक्ति के जिसने उसकी संपत्ति छीनी हो। यह दिखाता है कि उनके लिए इंसानी भावनाएं कितनी खोखली थीं और भौतिक लाभ कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब सवाल उठता है कि मैकियावेली इंसानों के बारे में इतना निराशावादी क्यों थे? क्या वे बस एक सनकी इंसान थे जिन्हें हर किसी में बुराई दिखती थी? नहीं, उनके इस नजरिए के पीछे उनके अपने जीवन के अनुभव और इतिहास का गहरा अध्ययन था। उन्होंने अपनी डिप्लोमेट की नौकरी में इंसानी स्वभाव के सबसे बुरे रूपों को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे बड़े बड़े राजा और सेनापति अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे। उन्होंने फ्लोरेंस की सड़कों पर आम लोगों को भी देखा था, जो आज एक नेता के लिए नारे लगाते थे और कल उसी को पत्थर मारते थे। इतिहास PRH कर भी उन्होंने यही सीखा। चाहे वो रोमन साम्राज्य हो या कोई और, हर जगह उन्हें इंसानी धोखेबाजी, लालच और क्रूरता की कहानियां ही मिली। तो उनका यह नजरिया किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों और अवलोकनों पर आधारित था। इस समझ का एक शासक के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लोगों की अच्छाई या उनकी वफादारी पर भरोसा करके अपनी नीतियां नहीं बना सकते। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग सही काम इसलिए करेंगे क्योंकि वो नैतिक रूप से सही है। नहीं, लोग सही काम तभी करेंगे जब या तो उन्हें उससे कोई फायदा हो रहा हो या फिर उन्हें गलत काम करने की सा का डर हो। यहीं से मैकियावेली के दर्शन का वो क्रूर तर्क निकलता है जो हमें आगे देखने को मिलेगा। अगर इंसान भावनाओं से ज्यादा अपने फायदे की परवाह करता है, तो एक शासक को भी भावनाओं की बजाय फायदे और डर की भाषा में ही बात करनी चाहिए। अगर इंसान वफादार नहीं है, तो एक शासक को भी हमेशा धोखे के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो मैकियावेली हमें इंसानी स्वभाव का जो आईना दिखाते हैं वो बहुत सुखद नहीं है। वो हमें हमारी प्रजाति की सारी कमजोरियों और अंधेरे कोनों को दिखाता है। बहुत से लोग इस आईने को देखकर असहज हो जाते हैं और मैकियावेली को शैतान का दूत कहते हैं। लेकिन मैकियावेली का मकसद हमें निराश करना नहीं है, उनका मकसद है हमें तैयार करना। वो एक डॉक्टर की तरह है जो बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी सही और कड़ी सच्चाई बताता है। वो कहते हैं कि अगर तुम इंसानों को उनकी असलियत में समझ जाओगे तभी तुम उन पर सफलतापूर्वक शासन कर पाओगे। और इसी समझ से पैदा होता है वो महान प्रश्न जिसका जिक्र हमने पिछले अध्याय के अंत में किया था। अगर इंसान ऐसे हैं तो उन्हें काबू में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रेम या भय? क्या एक शासक को अपनी प्रजा का प्रिय होना चाहिए या उनका खौफ? इस सवाल पर मैकियावेली जो विश्लेषण करते हैं वो राजनीति विज्ञान के इतिहास में अमर हो गया है। और उस विश्लेषण को सुनने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 4, विर्तु और फॉर्चूना, काबिलियत और किस्मत का खेल। अब तक हमने मैकियावेली के यथार्थवादी नजरिए और इंसानी स्वभाव के बारे में उनके कड़े विचारों को समझा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब हम उस असली मुद्दे पर आते हैं जो द प्रिंस के दिल में है। सत्ता कैसे हासिल की जाती है और उसे कैसे बनाए रखा जाता है। मैकियावेली बताते हैं कि एक शासक की सफलता या असफलता दो बहुत बड़ी ताकतों पर निर्भर करती है। ये दो ताकतें हैं विर्तु और फॉर्तूना। ये दो शब्द मैकियावेली के दर्शन के दो स्तंभ हैं। जब तक हम इन दोनों के बीच के रिश्ते और संघर्ष को नहीं समझेंगे हम सत्ता के खेल को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आज काबिलियत और किस्मत के इस महान खेल को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विर्तु की। जब हम अंग्रेजी का शब्द वर्च्यू सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सद्गुण, अच्छाई, ईमानदारी जैसे ख्याल आते हैं। लेकिन मैकियावेली का विर्तु इससे बिल्कुल अलग है। उनके लिए विर्तु का मतलब नैतिक अच्छाई नहीं बल्कि प्रभावी शक्तियां हैं। ये उन सभी गुणों का मिश्रण है जो एक शासक को सफल होने के लिए चाहिए, जैसे कि साहस, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, डिसाइसिवनेस और जरूरत पर डीडी बेचने पर क्रूरता का इस्तेमाल करने की क्षमता। विर्तु वो काबिलियत है जिससे एक शासक आने वाली चुनौतियों का अनुमान लगा सकता है और उनसे निपटने के लिए सही और निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। ये वो कला है जो एक व्यक्ति को भिड्ड से निकालकर एक नेता बनाती है। ये खुद को और दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने की शक्ति है। मैकियावेली कहते हैं कि जो शासक अपनी काबिलियत यानी अपनी विर्तु के दम पर सत्ता हासिल करते हैं उन्हें शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं। उन्हें पुराने तौर तरीकों को बदलना पड़ जाता है, नए कानून बनाने पड़ जाते हैं और उनके बहुत से दुश्मन पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब वे अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं तो उसे बनाए रखना उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक मजबूत नींव रखी होती है जो उनकी अपनी काबिलियत पर टिकी होती है, किसी और के सहारे पर नहीं। इसके लिए वो मूसा, साइरस और रोमुल्स जैसे महान संस्थापकों का उदाहरण देते हैं जिन्होंने अपनी तलवार और अपनी बुद्धि के दम पर नए राज्यों की स्थापना की। तो विर्तु का मतलब है सक्रिय होना, अपनी नियति को अपने हाथों में लेना और मुश्किलों से लड़ी आंच कर अपना रास्ता बनाना। लेकिन अब आती है दूसरी और ज्यादा रहस्यमयी ताकत, फॉर्चूना यानी किस्मत या भाग्य। मैकियावेली जानते थे कि सिर्फ काबिलियत ही सब कुछ नहीं होती। एक इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, कुछ चीजें हमेशा उसके नियंत्रण से बाहर रहती हैं। अचानक आने वाली कोई बीमारी, कोई प्राकृतिक आपदा या दुश्मन के खेमे में हुआ कोई अप्रत्याशित बदलाव, ये सब फॉर्चूना का खेल है। मैकियावेली कहते हैं कि हमारे जीवन के आधे कामों पर हमारा नियंत्रण होता है, लेकिन बाकी के आधे कामों पर किस्मत का राज होता है। वो किस्मत की तुलना एक विनाशकारी नदी से करते हैं। जब नदी में बाढ़ आती है तो वो सब कुछ बहा ले जाती है और कोई उसे रोक नहीं सकता। ये है किस्मत का कहर। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम किस्मत के आगे बेबस हैं? क्या हमें बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए और जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए? मैकियावेली कहते हैं बिल्कुल नहीं। यहीं पर विर्तु की भूमिका आती है। वो कहते हैं कि एक बुद्धिमान शासक वो है जो शांति काल में यानी जब किस्मत मेहरबान हो तब आने वाले बुरे वक्त की तैयारी करता है। जैसे लोग नदी पर बाढ़ आने से पहले ही बांध और नहरें बना लेते हैं ताकि बाढ़ का पानी तबाही न मचा सके, उसी तरह एक काबिल शासक अपनी शक्ति, अपनी सेना और अपनी योजनाओं को इतना मजबूत कर लेता है कि जब बुरी किस्मत का तूफान आए तो वो उसका सामना कर सके। तो विर्तु का काम है फॉर्चूना के असर को कम करना, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना। आप किस्मत को पूरी तरह से नहीं जीत सकते, लेकिन आप अपनी तैयारी से उसके दिए हुए झटकों को सहने लायक बना सकते हैं। मैकियावेली एक और बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि किस्मत एक औरत की तरह है और अगर आप उसे काबू में रखना चाहते हैं तो उसे मारना और पीटना जरूरी है।
ये एक बहुत ही विवादास्पद और आज के समय में अस्वीकार्य उपमा है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ समझना जरूरी है। मैकियावेली का मतलब है कि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो साहसी, आक्रामक और जोखिम उठाने वाले होते हैं, न कि उनका जो सतर्क और डरपोक होते हैं। किस्मत चाहती है कि आप उस पर हावी हों, उससे डरे नहीं। जो शासक साहसिक फैसले लेता है और तेजी से काम करता है, किस्मत अक्सर उसी का साथ देती है। तो विर्तु और फॉर्टूना के बीच का यह रिश्ता एक डांस की तरह है। कभी विर्तु आगे बढ़ती है तो कभी फॉर्टूना। एक सफल शासक वही है जो इन दोनों के बीच संतुलन साधना जानता हो। वो अपनी काबिलियत पर भरोसा करता है, लेकिन वो किस्मत की ताकत को भी नजरअंदाज नहीं करता। वो बहादुर है लेकिन बेवकूफ नहीं। लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो हर लीडर, हर मैनेजर और हर उस व्यक्ति के मन में आता है जिसे लोगों से काम लेना है। लोगों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपनी तरफ करने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है? क्या हमें उनके दिलों में अपने लिए प्यार जगाना चाहिए या उनके दिलों में अपने लिए खौफ पैदा करना चाहिए? प्रेम और भय की इस जंग में कौन जीतता है? मैकियावेली इस पर जो कहने जा रहे हैं वो आपको सत्ता के मनोविज्ञान की सबसे गहरी और सबसे असुविधाजनक सच्चाई से रूबरू कराएगा। और ये जानने के लिए आपको अगले अध्याय में मेरे साथ चलना ही होगा। अध्याय नंबर 5, प्रेम या भय। एक शासक के लिए क्या बेहतर है? दोस्तों, अब हम द प्रिंस के उस हिस्से में आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा उद्धृत और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये वो सवाल है जो सदियों से शासकों, नेताओं और मैनेजरों को परेशान करता आया है। एक शासक के लिए अपनी प्रजा का प्रिय होना बेहतर है या उनसे डरा जाना? यानी प्यार और खौफ में से कौन सा हथियार ज्यादा कारगर है? मैकियावेली इस सवाल को उठाते हैं और इसका जो ठंडा, तार्किक और क्रूर विश्लेषण करते हैं वो हमें इंसानी मनोविज्ञान की उन गहराइयों में ले जाता है जहां हम अक्सर झांकने से डरते हैं। मैकियावेली अपनी बात की शुरुआत बहुत ही आदर्शवादी तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे अच्छी स्थिति तो यही होगी कि एक शासक से उसकी प्रजा प्यार भी करे और उससे डरे भी, यानी वो दोनों हो। लेकिन फिर वो तुरंत कहते हैं कि इन दोनों चीजों का एक साथ होना लगभग असंभव है, क्योंकि प्रेम और भय की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसलिए अगर आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो बिना किसी शक के प्यार किए जाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है कि आपसे डरा जाए। ये वाक्य मैकियावेली के पूरे दर्शन का सार है। लेकिन वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? चलिए उनके तर्क को समझते हैं। मैकियावेली हमें याद दिलाते हैं कि इंसान स्वभाव से कैसा होता है, कृतघ्न, चंचल, झूठा और स्वार्थी। वो कहते हैं कि प्रेम एक जिम्मेदारी और कृतज्ञता के बंधन से जुड़ा होता है। जब लोग आपसे प्यार करते हैं तो वे आपकी अच्छाई के कारण करते हैं, लेकिन चूंकि इंसान स्वभाव से मतलबी है, इसलिए वो इस जिम्मेदारी के बंधन को जब चाहे, जहां चाहे अपने फायदे के लिए तोड़ दी सकता है। आज वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कल अगर कोई और उन्हें ज्यादा फायदा देगा तो वे आपको भूल जाएंगे। प्यार एक बहुत ही अविश्वसनीय और नाजुक चीज है। आप इस पर भरोसा करके अपना राज्य नहीं चला सकते। दूसरी तरफ है भय या डर। डर किस चीज से पैदा होता है? सजा के खौफ से। मैकियावेली कहते हैं कि डर का यह बंधन कभी नहीं टूटता। लोग आपको धोखा देने या आपके खिलाफ जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे पकड़े गए तो उन्हें भयानक सजा मिलेगी। प्रेम लोगों की मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन डर आपके नियंत्रण में होता है। आप लोगों को आपसे प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें सजा का डर दिखाकर आज्ञा का पालन करने के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान शासक हमेशा उस चीज पर भरोसा करेगा जो उसके अपने नियंत्रण में है, यानी डर, न कि उस चीज पर जो दूसरों के नियंत्रण में है, यानी प्रेम। लेकिन यहां मैकियावेली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि एक शासक को खौफ पैदा करना चाहिए, लेकिन नफरत से बचना चाहिए। डर और नफरत में एक बहुत महीन रेखा होती है। डर तब तक काम करता है जब तक लोगों को लगता है कि शासक सख्त है लेकिन न्यायप्रिय है। लेकिन अगर लोगों को यह लगने लगे कि शासक सिर्फ क्रूर और अत्याचारी है, तो उनका डर नफरत में बदल जाएगा। और जब बहुत सारे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं तो वे आपके खिलाफ साजिश करेंगे और आपको उखाड़ा फेंकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ देंगे। तो नफरत से कैसे बचा जाए? मैकियावेली इसके लिए एक बहुत ही सीधा और व्यावहारिक नियम बताते हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो, अपनी प्रजा की संपत्ति और उनकी औरतों को हाथ मत लगाओ। जैसा कि हमने पहले सुना, इंसान अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन अपनी जायदाद छीनने वाले को कभी नहीं भूलता। जब तक आप लोगों के धन और उनके सम्मान को सुरक्षित रखते हैं, तब तक वे आपके डर के साए में चुपचाप अपनी जिंदगी जीते रहेंगे। तो मैकियावेली का संदेश साफ है। एक शासक को अपनी प्रजा के प्यार का भूखा नहीं होना चाहिए।
उसे एक दयालु पिता की तरह नहीं, बल्कि एक सख्त मास्टर की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से डरना नहीं चाहिए। जरूरत पड़ने पर क्रूरता का इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि बाकी लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो सके। लेकिन ये क्रूरता हमेशा सोची समझी, नपी तुली और राज्य की भलाई के लिए होनी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी सनक के लिए। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है, खौफ पैदा करना लेकिन नफरत से बचना। लेकिन मैकियावेली के अनुसार यही सफल शासन की कुंजी है। लेकिन क्या सिर्फ डर और ताकत ही काफी है? क्या एक शासक को हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने वादे निभाने चाहिए, या राजनीति के इस खेल में धोखेबाजी भी एक जरूरी हथियार है? मैकियावेली इस पर जो सलाह देते हैं वो शायद उनकी सबसे विवादास्पद सलाहों में से एक है, और इसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय में चलना होगा, जहां हम शेर और लोमड़ी की मशहूर कहानी को सुनेंगे। अध्याय नंबर 6, शेर और लोमड़ी। एक शासक को कब ताकतवर और कब चालाक होना चाहिए? पिछले अध्याय में हमने प्रेम और भय के बीच की उस मुश्किल लड़ाई को देखा और समझा कि मैकियावेली क्यों डर को एक ज्यादा भरोसेमंद हथियार मानते हैं। लेकिन सत्ता का खेल सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता। कभी कभी आपको अपनी बुद्धि और चालाकी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इस अध्याय में हम मैकियावेली के एक और बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत को जानेंगे, जो एक शासक को सिखाता है कि उसे कब शेर की तरह शक्तिशाली होना चाहिए और कब लोमड़ी की तरह चालाक। यह सिद्धांत हमें बताता है कि राजनीति में सीधे सीधे लड़ने से ज्यादा जरूरी सही समय पर सही मुखौटा पहनना होता है। मैकियावेली एक बहुत ही मौलिक सवाल उठाते हैं, क्या एक शासक को हमेशा अपने वादे निभाने चाहिए और ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए? उस समय के सभी नैतिक और धार्मिक विचारक इसका जवाब हाँ में देते थे। वे कहते थे कि एक राजा का वचन पत्थर की लकीर होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली हमेशा की तरह इस आदर्शवादी बात को खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास गवाह है, जिन शासकों ने बद्धे काम किए हैं, उन्होंने अपनी जुबान या वादों की बहुत कम परवाह की है। उन्होंने अपनी चालाकी से दूसरे लोगों के दिमाग को घुमाया है और अंत में उन शासकों पर जीत हासिल की है जो सिर्फ ईमानदारी के भरोसे बैठे रहे। इसी बात को समझाने के लिए वो हमें बताते हैं कि लड़ेचने के दो तरीके होते हैं। एक है कानून का तरीका, जो इंसानों के लिए है, और दूसरा है ताकत का तरीका, जो जानवरों के लिए है। लेकिन चूंकि कानून का तरीका अक्सर काफी नहीं होता, इसलिए एक शासक को जानवरों के तरीके का इस्तेमाल करना भी सीखना चाहिए। और जानवरों में भी उसे दो खास जानवरों से सीखना चाहिए, शेर और लोमड़ी। शेर बहुत ताकतवर और खौफनाक होता है। वो भेदियों के झुंड को डराकर भगा सकता है। लेकिन शेर चालाक नहीं होता। वो जालों और फंदों को नहीं पहचान पाता और उनमें फंस जाता है। दूसरी तरफ लोमड़ी बहुत चालाक और धूर्त होती है। वो हर जाल और फंदे को पहचान लेती है, लेकिन वो भेदियों से लड़ने के लिए ताकतवर नहीं होती। इसलिए मैकियावेली कहते हैं कि एक सफल शासक को इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। उसे भेदियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए और जालों को पहचानने के लिए लोमड़ी। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक शासक को यह समझना होगा कि कब उसे अपनी सैन्य शक्ति और ताकत का प्रदर्शन करना है, शेर बनना है, और कब उसे कूटनीति, धोखे और चालाकी का इस्तेमाल करना है, लोमड़ी बनना है। जो शासक सिर्फ शेर बनने की कोशिश करता है, वो अपने दुश्मनों की साजिशों को नहीं समझ पाएगा और किसी न किसी जाल में फंस जाएगा। और जो शासक सिर्फ लोमड़ी बना रहता है, वो जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा और कमजोर समझा जाएगा। सफलता इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाने में है। अब आते हैं वादे निभाने के सवाल पर। लोमड़ी की तरह चालाक होने का एक हिस्सा यह भी है कि आप अपने वादों से बंधे हुए नहीं हैं। मैकियावेली कहते हैं, एक बुद्धिमान शासक अपने वादे को नहीं निभा सकता और न ही उसे निभाना चाहिए जब ऐसा करना उसके खिलाफ ज्यादा हो और जब वे कारण खत्म हो गए हों जिनके चलते उसने वादा किया था। उनका तर्क बहुत सीधा है। अगर सारे इंसान अच्छे होते और अपने वादे निभाते तो आपको भी निभाने चाहिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इंसान झूठे और अविश्वसनीय होते हैं। वे अपना वादा तोड़ बेच देंगे जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। तो फिर आप अकेले ईमानदारी का बोझ क्यों उठाएं? अगर आप हमेशा ईमानदार बने रहेंगे तो दूसरे लोग आपकी इस अच्छाई का फायदा उठाकर आपको धोखा देंगे। इसलिए आपको भी जरूरत पड़ने पर अपना वादा तोड़ने और धोखा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहाँ भी मैकियावेली एक बहुत जरूरी बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि वादा तोड़ने की इस कला को छिपाना बहुत जरूरी है। आपको दुनिया के सामने हमेशा एक बहुत ही दयालु, ईमानदार, मानवीय और धार्मिक व्यक्ति होने का नाटक करना है। आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि कोई आप पर शक न कर सके। आपको एक बेहतरीन झूठे और पाखंडी बनना होगा। लोग बाहरी दिखावे से बहुत जल्दी धोखा खा जाते हैं। वे ये देखते हैं कि आप क्या दिखते हैं, न कि ये कि आप असल में क्या हैं। और ज्यादातर लोग इतने सीधे होते हैं कि वे आपके धोखे में आ ही जाएंगे। तो संदेश साफ है, अंदर से एक लोमड़ी बनो,
लेकिन बाहर से एक मासूम भेद्य का मुखौटा पहने रहो। ये एक बहुत ही निंदनीय सलाह लग सकती है, लेकिन मैकियावेली के अनुसार यही सत्ता के खेल का सबसे बड़ा राज है। लेकिन एक शासक के आसपास हमेशा बहुत से लोग होते हैं, मंत्री, सलाहकार, दरबारी। इन लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? कैसे पता करें कि कौन आपका वफादार है और कौन आपकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है? इस अंदरूनी खतरे से निपटने के लिए मैकियावेली जो सलाह देते हैं, उसे जानने के लिए आपको अगले अध्याय तक चलना होगा। अध्याय नंबर 7, चापलूसों से सावधान। सही सलाहकार कैसे चुनें? अब तक हमने एक शासक के बाहरी दुश्मनों और आम प्रजा से निपटने के तरीकों पर बात की है। हमने शेर और लोमड़ी बनने की कला सीखी, लेकिन अक्सर एक शासक के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने ही लोग होते हैं जो उसके सबसे करीब रहते हैं। हम बात कर रहे हैं मंत्रियों, सलाहकारों और दरबारियों की। ये वो लोग हैं जिनके पास शासक तक सीधी पहुंच होती है, और यही पहुंच उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इस अध्याय में हम मैकियावेली से ये सीखेंगे कि एक शासक को अपने सलाहकारों का चुनाव कैसे करना चाहिए और उस एक बीमारी से कैसे बचना चाहिए जो हर दरबार और हर ऑफिस में फैली होती है, और वो है चापलूसी। मैकियावेली कहते हैं कि एक शासक की बुद्धिमत्ता का पहला अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उसने अपने आसपास कैसे लोगों को रखा है। अगर उसके मंत्री और सलाहकार काबिल और वफादार हैं, तो शासक को बुद्धिमान माना जाएगा, क्योंकि वो अच्छे लोगों को पहचानने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर उसके सलाहकार मूर्ख या धोखेबाज हैं, तो शासक के बारे में भी यही राय बनाई जाएगी। इसलिए सही मंत्रियों का चुनाव करना शासन के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। लेकिन यह पता कैसे चले कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है? मैकियावेली इसके लिए एक बहुत ही सरल और कारगर परीक्षा बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने के बारे में सोचें, तो बस ये देखें कि वो व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा सोचता है या आपके बारे में। अगर वो अपनी हर कार्रवाई में अपना फायदा ढूंढता है, अगर वो हमेशा अपने लिए धन, शक्ति और सम्मान चाहता है, तो वो व्यक्ति कभी भी एक अच्छा मंत्री नहीं बन सकता। आप उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। एक अच्छा मंत्री वो है जो खुद को पूरी तरह से राज्य के काम में समर्पित कर दे और अपने निजी हितों को शासक के हितों से ऊपर न रखे। ऐसा व्यक्ति ही वफादार हो सकता है। लेकिन सिर्फ सही व्यक्ति को चुन लेना ही काफी नहीं है, आपको उसे वफादार बनाए भी रखना होगा। इसके लिए मैकियावेली शासक को सलाह देते हैं कि वो अपने मंत्री को सम्मान दे, उसे अमीर बनाए और उसे अपना एहसानमंद महसूस कराए। शासक को उसे इतना कुछ दे देना चाहिए कि मंत्री ये समझे कि उसकी अपनी भलाई शासक की भलाई से जुड़ी हुई है। उसे ये एहसास होना चाहिए कि अगर शासक को कुछ हुआ तो उसका अपना सब कुछ भी छिन जाएगा। जब शासक और मंत्री के बीच इस तरह का रिश्ता बन जाता है, तभी वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये एक लेन देन का रिश्ता है, जहां वफादारी के बदले सुरक्षा और समृद्धि दी जाती है। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी समस्या पर, जो है चापलूसी। मैकियावेली कहते हैं कि दरबार चापलूसों से भरे होते हैं, क्योंकि इंसान अपनी तारीफ सुनने के लिए इतना उतावला रहता है कि वो आसानी से इस धोखे का शिकार हो जाता है। चापलूस वो लोग होते हैं जो शासक को हमेशा वही बात बताते हैं जो वो सुनना चाहता है, न कि वो जो सच है। वे कभी शासक की आलोचना नहीं करते और उसकी हर गलती पर भी वाहवाही करते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर शासक को अपनी गलतियों का पता ही नहीं चलेगा, तो वो उन्हें सुधारेगा कैसे? वो धीरे धीरे हकीकत से दूर होता जाएगा और अंत में कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठेगा। तो इस चापलूसी से कैसे बचा जाए? मैकियावेली कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों को यह एहसास दिलाना कि सच बोलने से आपको कोई नाराजगी नहीं होगी। एक शासक को कुछ बुद्धिमान लोगों को चुनना चाहिए और सिर्फ उन्हीं को यह अधिकार देना चाहिए कि वे उसे किसी भी मामले पर पूरी ईमानदारी से अपनी राय दे सकें। शासक को उनसे हर मुद्दे पर सवाल पूछने चाहिए, उनकी राय सुननी चाहिए और फिर आखिर में फैसला खुद लेना चाहिए। उसे यह साफ कर देना चाहिए कि वो सिर्फ इन चुने हुए लोगों की ही सलाह सुनेगा और किसी की नहीं। जब लोगों को पता चल जाएगा कि शासक सच सुनना चाहता है, तो वे चापलूसी करने की बजाय सच्ची सलाह देंगे। लेकिन यहां भी एक संतुलन साधना है। शासक को सिर्फ सलाह सुननी है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा उसका अपना होना चाहिए। अगर वो हर किसी की सलाह पर काम करने लगेगा, तो वो तिरस्कार का पात्र बन जाएगा। उसे एक मजबूत और निर्णायक नेता बने रहना है, जो दूसरों को सुनता तो है, लेकिन करता अपने मन की है। ये एक बुद्धिमान शासक की निशानी है। लेकिन एक राज्य सिर्फ सलाहकारों और नीतियों से नहीं चलता। उसे चलाने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है सैन्य शक्ति। मैकियावेली सेना के बारे में क्या सोचते थे और क्यों वो कहते थे कि एक खास तरह की सेना रखना ही राज्य की सुरक्षा की गारंटी है? इस सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। अध्याय नंबर 8, अपनी सेना बनाओ। किराए के सैनिकों पर कभी भरोसा मत करो।
अब तक हमने सत्ता के खेल के कई मानसिक और रणनीतिक पहलुओं को समझा है। हमने सीखा कि एक शासक को यथार्थवादी, चालाक और अपने सलाहकारों को चुनने में माहिर होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये सारी चीजें बेकार हैं अगर आपके पास इन्हें लागू करने की ताकत नहीं है। और राजनीति में ताकत का अंतिम रूप होता है सैन्य शक्ति। इस अध्याय में हम मैकियावेली के उस विचार को जानेंगे जिसे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, और वो है एक राज्य की सेना। वो हमें बताएंगे कि एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ अच्छे कानूनों पर नहीं, बल्कि अच्छी सेना पर भी टिकी होती है, और एक शासक को अपनी सेना कैसे बनानी चाहिए। मैकियावेली कहते हैं, एक राज्य की मुख्य नींव अच्छे कानून और अच्छी सेना होती है, और चूंकि जहां अच्छी सेना नहीं होती वहां अच्छे कानून नहीं हो सकते, और जहां अच्छी सेना होती है वहां अच्छे कानून अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए मैं कानूनों को छोड़ कर सेना के बारे में बात करूंगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बयान है। वो कह रहे हैं कि न्याय और व्यवस्था का आधार भी अंत में तलवार ही होती है। एक शासक का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है युद्ध की कला को समझना और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना। उसे शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए, शिकार करके, मुश्किल इलाकों को समझकर और अपनी सेना को लगातार अभ्यास कराकर। अब सवाल उठता है कि ये अच्छी सेना होती कैसी है। मैकियावेली के समय में इटली के ज्यादातर शासक अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए किराए के सैनिकों का इस्तेमाल करते थे। ये पेशेवर सैनिक होते थे जो पैसे के लिए किसी के भी पक्ष में लड़ रहे थे। मैकियावेली इन किराए के सैनिकों से सख्त नफरत करते थे। वो कहते हैं कि ये सैनिक पूरी तरह से बेकार और खतरनाक होते हैं। बेकार इसलिए क्योंकि वे आपके राज्य के लिए दिल से नहीं लड़ते, वे सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए लड़ते हैं। इसीलिए वे मैदान में अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। वे बहादुरी से नहीं लड़ेंगे, और जैसे ही लड़ाई मुश्किल होगी वे भाग खड़े होंगे। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर वे जीत गए तो वे खुद आपके लिए खतरा बन सकते हैं। चूंकि उनकी वफादारी सिर्फ पैसे से है, इसलिए हो सकता है कि आपका दुश्मन उन्हें ज्यादा पैसे देकर अपनी तरफ कर ले, या फिर वे खुद इतने ताकतवर हो जाएं कि वे आपको ही गद्दी से उतारकर खुद राजा बन जाएं। मैकियावेली कहते हैं कि इटली की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यही किराए के सैनिक हैं, जिन्होंने देश को कमजोर और अस्थिर बना दिया है। वो कहते हैं कि किराए के सैनिकों पर भरोसा करना ऐसा है जैसे किसी और की ताकत के सहारे खड्डे होना, जो किसी भी पल हटाई जा सकती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? मैकियावेली इसका एक ही समाधान बताते हैं, और वो है नागरिक सेना। एक शासक को अपनी सेना अपने ही नागरिकों में से बनानी चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपने देश, अपनी जमीन और अपने परिवार की रक्षा के लिए लड़ाई जीत रहे हैं। वे पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के लिए लड़ेंगे। उनमें वफादारी होगी, साहस होगा, और वे अंत तक लड़ेंगे। मैकियावेली कहते हैं कि एक शासक के पास इससे ज्यादा भरोसेमंद कोई ताकत नहीं हो सकती। जब आपकी अपनी प्रजा हथियार उठाकर आपके लिए लड़ने को तैयार हो, तभी आपका राज्य सच में सुरक्षित है। ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसे आप किसी भी संगठन या कंपनी के संदर्भ में देख सकते हैं। क्या आप अपने जरूरी काम बाहरी लोगों या फ्रीलांसरों को सौंपते हैं, या आप अपनी एक समर्पित और वफादार टीम बनाते हैं? जो संगठन अपनी कोर टीम पर निवेश करते हैं वे लंबे समय में ज्यादा सफल होते हैं। मैकियावेली का संदेश साफ है, अपनी शक्ति का स्रोत हमेशा अपने अंदर, अपने लोगों में रखो। किसी बाहरी सहारे पर निर्भर मत रहो। सच्ची ताकत हमेशा अंदर से आती है। तो एक बुद्धिमान शासक अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके एक मजबूत नागरिक सेना बनाता है। वो शेर और लोमधी की तरह व्यवहार करता है और चापलूसों से बचकर रहता है। वो प्रेम से ज्यादा भय पर भरोसा करता है। ऐसा लगता है कि उसने सफलता का पूरा फॉर्मूला तैयार कर लिया है। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो सबसे काबिल शासक और सबसे मजबूत सेना को भी एक पल में बर्बाद कर सकती है? हाँ, एक ताकत है, और वो है किस्मत, या जिसे मैकियावेली फॉर्चूना कहते हैं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि एक शासक अपनी काबिलियत के बावजूद किस्मत के आगे कितना मजबूत या कितना लाचार होता है। अध्याय नंबर 9, दिखावे की कला। शासक को कैसा दिखना चाहिए? अब तक हमने सत्ता के खेल के लगभग हर पहलू को समझ लिया है। हमने जाना कि शासक को अंदर से कैसा होना चाहिए, सख्त, यथार्थवादी, जरूरत पड़ने पर क्रूर और चालाक। लेकिन अब हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। शासक को बाहर से कैसा दिखना चाहिए? उसकी सार्वजनिक छवि कैसी होनी चाहिए? क्या उसे अपनी असली क्रूर प्रकृति दुनिया को दिखानी चाहिए, या उसे कोई मुखौटा पहनकर रखना चाहिए? इस अध्याय में हम मैकियावेली से दिखावे और पाखंड की कला सीखेंगे। ये वो कला है जो बताती है कि राजनीति में आप असल में क्या हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोग आपको क्या समझते हैं। मैकियावेली एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक शासक के लिए यह जरूरी नहीं है
कि उसमें वे सारे गुण हों जिन्हें अच्छा माना जाता है, जैसे कि दया, ईमानदारी, उदारता और धार्मिकता। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वो इन गुणों के होने का दिखावा करे। ऐसा क्यों? क्योंकि आम इंसान, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, बहुत सीधे होते हैं। वे सिर्फ बाहरी रूप को देखते हैं। वे आपके कामों के नतीजों को देखते हैं, न कि उन तरीकों को जिनसे आपने उन नतीजों को हासिल किया है। मैकियावेली कहते हैं, हर कोई ये देखता है कि तुम क्या प्रतीत होते हो, कुछ ही लोग ये महसूस कर पाते हैं कि तुम असल में क्या हो। और वो कुछ लोग इतने कम होते हैं कि वे बहुमत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते, खासकर जब बहुमत के पास राज्य की ताकत का सहारा हो। तो एक शासक को कौन कौन से गुण होने का नाटक करना चाहिए? मैकियावेली 5 गुणों की सूची देते हैं: दयालु, वफादार, मानवीय, ईमानदार और धार्मिक। उसे अपनी हर बात और हर काम में ऐसा दिखाना चाहिए जैसे वो इन गुणों से भरा हुआ है। खासकर धार्मिकता का दिखावा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आम लोग धर्म से बहुत प्रभावित होते हैं और एक धार्मिक दिखने वाले शासक पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन मैकियावेली तुरंत चेतावनी देते हैं कि आपको सिर्फ इनका दिखावा करना है, असल में इनका पालन नहीं करना है। आपका मन और आपकी सोच हमेशा इस तरह से तैयार रहनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो आप इन गुणों के ठीक उल्टा काम कर सकें। अगर राज्य को बचाने के लिए क्रूर बनना पड़े है तो आपको क्रूर बनना होगा। अगर वादा तोड़ ढचना पड़े है तो वादा तोड़ धरना होगा। अगर अमानवीय व्यवहार करना पड़े है तो वो भी करना होगा। ये एक तरह का दोहरा जीवन है। दुनिया के सामने आप एक संत हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आप एक घाघ राजनेता हैं। मैकियावेली कहते हैं कि एक शासक को हमेशा 2 बातों का डर होना चाहिए, एक अपनी प्रजा का विद्रोह और दूसरा किसी बाहरी ताकत का हमला। बाहरी हमले से वो अपनी अच्छी सेना और अच्छे दोस्तों से बच सकता है, और अगर उसके बाहरी मामले ठीक हैं तो अंदरूनी मामले भी ठीक रहेंगे, जब तक कि कोई साजिश ना हो। और साजिशों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी प्रजा की नफरत का पात्र न बनना। और जैसा कि हमने देखा, नफरत से बचने का एक तरीका अपनी संपत्ति और सम्मान को बनाए रखना है, और दूसरा तरीका है एक गुणी शासक होने की छवि बनाए रखना। अगर लोग आपको दयालु, ईमानदार और न्यायप्रिय समझेंगे तो वे आपके खिलाफ किसी साजिश में आसानी से शामिल नहीं होंगे। तो दिखावे की ये कला एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये आपकी असली कठोर नीतियों को एक मीठी चाशनी में लपेटकर पेश करती है, ताकि लोग उसे आसानी से निगल जाएं। ये आपको वो नैतिक अधिकार देती है जिससे आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जो असल में अनैतिक हैं। मैकियावेली का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, उद्देश्य की महानता ही कर्म को सम्मानजनक बनाती है। अगर आप अपने राज्य को बचाने और उसे मजबूत बनाने में सफल हो जाते हैं तो लोग हमेशा आपके तरीकों को सही ठहराएंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि भीड़ हमेशा सफलता की पुजारी होती है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि जीत कैसे हासिल की गई। ये सिद्धांत आज की दुनिया में, खासकर राजनीति और कॉरपोरेट जगत में, हमें हर जगह देखने को मिलता है। नेता और सीईओ अपनी पब्लिक रिलेशन टीम पर लाखों खर्च करते हैं ताकि उनकी एक खास तरह की छवि बनाई जा सके। वे दान करते हुए तस्वीरें खिंचवाते हैं, पर्यावरण बचाने की बातें करते हैं और खुद को एक महान और नेक इंसान के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन क्या वे असल में भी वैसे ही होते हैं? मैकियावेली हमें सिखाते हैं कि हमें इस दिखावे के पीछे देखना सीखना चाहिए। हमें नेताओं को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कामों के असली नतीजों से आंकना चाहिए। लेकिन अब हम इस किताब के अंतिम और सबसे भावनात्मक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। इन सारे ठंडे और क्रूर उपदेशों के बाद मैकियावेली अचानक एक बहुत ही भावुक अपील करते हैं। वो किस बारे में है और वो द प्रिंस का असली मकसद कैसे उजागर करती है? इसे जानने के लिए आपको आखिरी अध्याय में मेरे साथ जरूर चलना चाहिए। अध्याय नंबर 10, निष्कर्ष। क्या मैकियावेली शैतान का दूत था या एक देशभक्त? दोस्तों, हम मैकियावेली के द प्रिंस के इस गहरे और अक्सर बेचैन कर देने वाले सफर के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने सत्ता के उन अंधेरे गलियारों की यात्रा की है जहां नैतिकता एक बोझ है और सफलता ही एकमात्र सच। हमने एक शासक को दी गई ठंडी, क्रूर और यथार्थवादी सलाहों को सुना है। अब आखिर में ये सवाल पूछना लाजमी है कि हम मैकियावेली के बारे में क्या सोचें। क्या वो सच में एक शैतान का शिक्षक था, जैसा कि कई लोग कहते हैं, जो शासकों को जुल्म और धोखा सिखाता था? या फिर उसकी इन कठोर बातों के पीछे कोई और ज्यादा गहरा और ज्यादा नेक मकसद छिपा हुआ था? इस अंतिम अध्याय में हम इस किताब पर पढ़े आरोपों के नकाब को हटाने और मैकियावेली के असली चेहरे को पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर हम द प्रिंस को सिर्फ सतह पर पढ़ें तो यह वाकई एक बहुत ही अनैतिक किताब लगती है। ये झूठ बोलने, वादा तोड़ डालने
क्रूरता का इस्तेमाल करने और प्यार से ज्यादा डर पर भरोसा करने की सलाह देती है। ये वो सारी बातें हैं जिन्हें हमारी सामान्य नैतिकता बुरा मानती है। यही वजह है कि मैकियावेलियन शब्द आज भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो चालाक, धोखेबाज और अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने वाला हो। सदियों तक मैकियावेली को एक ऐसे खलनायक के रूप में देखा गया जिसने राजनीति में जहर घोल दिया। लेकिन कई विचारक मानते हैं कि मैकियावेली को समझने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। हमें उस समय को और उन हालातों को समझना होगा जिनमें यह किताब लिखी गई थी। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बात की, मैकियावेली का इटली टुकड़ों में बंटा हुआ था, कमजोर था और विदेशी ताकतों का खिलौना बना हुआ था। मैकियावेली एक सच्चे देशभक्त थे और अपने देश की इस दुर्दशा से बहुत दुखी थे। वो एक ऐसा मजबूत और एकीकृत इटली देखना चाहते थे जो इन विदेशी हमलावरों को बाहर खदेड़ दाच सके। द प्रिंस असल में इसी महान उद्देश्य को हासिल करने का एक नुस्खा है। मैकियावेली का मानना था कि इटली को बचाने के लिए एक ऐसे नए राजकुमार की जरूरत है जो पारंपरिक नैतिकता के बंधनों से आजाद हो और राज्य को बचाने के लिए कोई भी कड़ी डीडा डाडवा फैसला लेने की हिम्मत रखता हो। उनका अंतिम लक्ष्य जुल्म फैलाना नहीं, बल्कि जुल्म और अव्यवस्था को खत्म करके एक मजबूत और स्थिर राज्य की स्थापना करना था। इस नजरिए से देखें तो मैकियावेली एक डॉक्टर की तरह है। जब किसी मरीज के पैर में गैंग्रीन हो जाता है तो डॉक्टर को उस पैर को काटना पट्टी देता है ताकि पूरे शरीर को बचाया जा सके। पैर काटना एक क्रूर और हिंसक काम है, लेकिन यह एक जरूरी बुराई है। मैकियावेली भी यही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य में जो भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और कमजोरी का गैंग्रीन फैला हुआ है, उसे ठीक करने के लिए शासक को कभी कभी क्रूरता और धोखे का ऑपरेशन करना पड़ी देगा। ये ऑपरेशन सुखद नहीं है, लेकिन ये पूरे राज्य को बचाने के लिए जरूरी है। तो उनकी सलाह शासकों को अनैतिक बनने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि कभी कभी बड़े अच्छे के लिए छोटी बुराई करनी पड़ती है। और एक तीसरा नजरिया भी है जो शायद सबसे दिलचस्प है। कुछ लोग मानते हैं कि द प्रिंस असल में शासकों के लिए एक हैंडबुक है ही नहीं, बल्कि ये जनता के लिए लिखी गई एक चेतावनी है। मैकियावेली ने जानबूझकर शासकों के सारे गंदे राज खोलकर जनता के सामने रख दिए। उन्होंने पहली बार दुनिया को यह बताया कि शासक असल में सोचते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। वो जनता को यह सिखाना चाहते थे कि देखो, तुम्हारे शासक इस तरह से तुम्हें धोखा देते हैं, इस तरह से तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, ताकि जनता जागरूक हो सके और इन हथकंडों को पहचान सके। इस नजरिए से मैकियावेली एक क्रांतिकारी बन जाते हैं जो जनता को शासकों के खिलाफ शिक्षित कर रहे हैं। वो राजकुमार के नहीं, बल्कि लोकतंत्र के समर्थक नजर आते हैं। तो मैकियावेली कौन थे? एक शैतान, एक देशभक्त या एक क्रांतिकारी? शायद वो इन तीनों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण थे। उनकी किताब हमें कोई आसान जवाब नहीं देती। वो हमें असहज करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है, और शायद यही एक महान किताब की निशानी है। द प्रिंस हमें यह सिखाती है कि दुनिया एक साफ सुथरी जगह नहीं है। यहाँ शक्ति, स्वार्थ और डर की अपनी एक हकीकत है। हम चाहें तो इस हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं और आदर्शों की दुनिया में जी सकते हैं, या फिर हम इस हकीकत को समझ सकते हैं, इसके नियमों को सीख सकते हैं और फिर इस ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर और ज्यादा जागरूक जीवन जीने के लिए कर सकते हैं। चुनाव हमारा है। मैकियावेली ने तो बस हमारे सामने आईना रख दिया है। अब उस आईने में हमें क्या दिखता है, ये हम पर निर्भर करता है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे सत्ता और इंसानी स्वभाव की गहरी समझ हमारे जीवन को आकार देती है, और कैसे हम इस ज्ञान का उपयोग करके दुनिया को उसकी असलियत में देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे यथार्थवादी बने, कैसे इंसानी स्वभाव को समझें और कैसे अपनी रणनीतियां बनाकर अपने जीवन में स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर दुनिया को समझने और उसमें सफल होने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको शक्ति, राजनीति
और इंसानी मन के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे।